क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में इतनी रैली चल रही है उसका फ़ायदा मुझे भी मिल सके, क्योंकि मैं तो इक्विटी इन्वेस्टर हूँ। एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने लिए सोची है और आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर में। मैं हूं आपका दोस्त हरदीप। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको लगा होगा यार ये इक्विटी एनालिस्ट था, अचानक से ये मेटल एनालिस्ट कैसे हो गया। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं कोई मेटल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन बीइंग ए इक्विटी एनालिस्ट जब गोल्ड और सिल्वर में इतनी रैली चल रही होती है तो हमारा भी ध्यान जाता है, एक नॉर्मल पर्सन का ध्यान जाएगा ही जाएगा कि यार इस रैली से मुझे कैसे फायदा मिल सकता है। तो मैं एक इक्विटी एनालिस्ट के नजरिए से देख रहा हूं कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं और गोल्ड और सिल्वर की रैली का फायदा मैं कैसे उठा सकता हूं, उस स्ट्रेटेजी पे मैंने काम किया है और वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है और ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि मुझे अपना रिस्क प्रोफाइल पता है, मुझे अपना एसेट एलोकेशन पता है। तो मैं ये डिसीजन अपने लिए ले रहा हूं, आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि क्या पता इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो थोड़ा फाइनेंशियली रिस्की हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखना। ये सब डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे चल क्या रहा है। भैया हर किसी की जुबान पे, आप ऑफिस में हो, आप अपने ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, कहीं मार्केट में हो, हर तरफ गोल्ड सिल्वर इसी रैली की बात हो रही है ना। और इंडिया में तो बहुत पहले से चलन है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पर नई बात नहीं है। सिर्फ इस रैली में जिनके पास है वो बहुत खुश हो रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो ये ढूंढ रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि क्या अब बाय कर लूं, क्या अब मौका है, क्या ये आंसर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रैली के पीछे जो अलग अलग बहुत सी थ्योरी चल रही है, कोई कहता है कि ये चाइना फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को एक साइड कर रहा है, बहुत ज्यादा होर्डिंग उसकी कर रहा है, इस वजह से रैली चल रही है। कोई बोलता है कि ये शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं, जो यूएस बैंकर की पोजीशन थी उसके हिसाब से ये चीजें बहुत ज्यादा रैली कर रही है। फिर करेंसी डिबेसमेंट की बात सामने आ रही है और डी डॉलराइजेशन की बात मैं भी अपने चैनल पे पहले कुछ महीनों में कर चुका हूं। अब ये अलग अलग थ्योरी चल रही है जिसपे हमें ये पता नहीं है कि कौन सी थ्योरी सच है, कौन सी थ्योरी झूठी है। तो हम अभी के टाइम पे क्या फैक्ट अवेलेबल है उस पर बात करेंगे। जिस हिसाब से ट्रंप रोज आते हैं, नया अनाउंसमेंट कर देते हैं, किसी कंट्री पर टैरिफ लगा देते हैं, किसी के प्रेसिडेंट को पिक कर लेते हैं, तो ये सब बहुत स्पीड से हो रहा है कि लोगों का जो ट्रस्ट है यूएस के प्रति, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के प्रति घटता जा रहा है। और रिसेंट में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है एक्सेप्ट यूएस, उसकी नजदीकियां ईस्टर्न कंट्रीज से बढ़ रही है, चाहे फिर वो इंडिया के साथ ईयू की ट्रेड डील हो जिसको मदर ऑफ ऑल डील बोला गया है, रिसेंट में भी हुई है। इसके बाद अभी रिसेंट में न्यूज आई है कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टैमर, वो विजिट पे है चाइना की। आप एक और अभी न्यूज देखोगे कि लगातार जो जर्मन के पॉलिटिशियन है उनकी तरफ से डिमांड आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि जितना भी हमारा फिजिकल गोल्ड है यूएस के वॉल्ट में हमें वापस चाहिए। फिर ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि रिसेंट में भर भर के अगर 1.5-2 साल से किसी ने गोल्ड की बाइंग करी है तो वो सेंट्रल बैंक है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं और अभी तो ये मानना है कि 2026 में भी वो लगातार खरीदते रहेंगे। और इसी वजह से अभी जो 30 साल का इतिहास है वो चेंज हुआ है। 30 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वहां पर जो परसेंट है गोल्ड रिजर्व्स का वो बढ़ जाए, सरपास कर गया है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को गोल्ड रिजर्व का। गोल्ड रिजर्व अब फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रिजर्व का पोर्शन ज्यादा है जितने भी सेंट्रल बैंक है उनके पास, एज कंपेयर टू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। और एक और बात आप देखोगे कि अभी जिस हिसाब से गोल्ड में और सिल्वर में जितनी वोलेटिलिटी चल रही है वो क्रिप्टो मार्केट से कम नहीं चल रही है, जबकि क्रिप्टो मार्केट ठंडा पड़ता दिख रहा है। क्रिप्टो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बहुत पहले लगाया था, वहां से क्रिप्टो मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। तो इसके साथ साथ टीथर जो है, जो एक स्टेबल कॉइन है पैक्ड बाय यूएस डॉलर, अभी न्यूज निकल के आया कि वो भी भर भर के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसको भी लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से जो स्टेबल कॉइन है वो पैक्ड बाय यूएस डॉलर है, बाद में हो सकता है ये पैक्ड बाय गोल्ड हो जाए, तो उसकी तरफ से भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। और एक न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि टीथर की अभी की होल्डिंग किसी भी सेंट्रल बैंक के बाद अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है तो उसमें सबसे नंबर 1 टीथर की होल्डिंग का आ रहा है। तो ये सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि करेंसी डिबेसमेंट जो सिर्फ पहले एक थॉट प्रोसेस था, एक
ये डूम्सडे थ्योरी था कि यूनिवर्सल करेंसी नहीं रहेगा गोल्ड, अब ये होता दिख रहा है। और जिस हिसाब से ट्रम्प साहब रोज नए बयान दे रहे हैं, ये एक लाइटनिंग स्पीड से होता दिख रहा है। और ये फैक्ट्स के जो न्यूज चल रही है वो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कोई मैं भी कोई नई थ्योरी आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। ये ऑलरेडी न्यूज है अवेलेबल, आप भी सर्च करके देख सकते हो। एक भी जो खबर अब तक मैंने बताई है वो झूठी नहीं है। तो डॉट्स को कनेक्ट करने पर लगता है कि डी डॉलराइजेशन सच होता दिख रहा है। अब अगर डी डॉलराइजेशन सच होता दिख रहा है और गोल्ड और सिल्वर की रैली में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी बात का है, करेंसी डिबेसमेंट का है, तो यहां से गोल्ड पे और सिल्वर पे मेरा क्या व्यू है और मेरी क्या स्ट्रेटेजी है उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं गोल्ड पे बात करना चाहूंगा। गोल्ड में जिस हिसाब की रैली चल रही है, मुझे ये लगता है कि ये रैली अगले 1.5-2 साल भी चल सकती है। अगर ये सच में करेंसी डिबेसमेंट है तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ये रैली चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और गोल्ड में जो करेक्शन आएगी वो एज कंपेयर टू सिल्वर कम आएगी, क्योंकि सिल्वर की रैली के पीछे ये बोला जा रहा है कि इसका यूज केस बढ़ गया है, इसका यूज डेटा सेंटर्स में हो रहा है, इसका यूज ईवी में हो रहा है। इस वजह से जब यूज केस बढ़ रहा है, इस वजह से इसकी डिमांड मीटअप नहीं हो पा रही है। और इतनी डिमांड बढ़ने की वजह से स्केर्सिटी है फिजिकल सिल्वर की, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फिर सिल्वर तो एक कमोडिटी है, कमोडिटी साइकिल में प्ले करती है। तो ये यहां से पास्ट में भी 50-50% तक गिर चुका है सिल्वर, पास्ट हिस्ट्री है। लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड इतना स्पीड से नीचे नहीं गिरेगा एज कंपेयर टू सिल्वर। जब भी रैली अगर वापस भी होती है, रिवर्स भी होती है, तो गोल्ड अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करने का उसमें ज्यादा वो है। और अगर ज्यादा गोल्ड में करेक्शन आएगी तो जो सेंट्रल बैंक भर भर के खरीदारी कर रहे थे वो वापस से हो सकता है खरीदारी करने आ जाए। तो यहां से मुझे गोल्ड ज्यादा गिरता नहीं दिख रहा एज कंपेयर टू सिल्वर। तो पहला पॉइंट तो ये है। और फिर से वीडियो के पीछे बोल दूं, मैं कोई मेटल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जो दिख रहा है उसी पे बात कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि कैसे इसका फायदा उठा सकूं। और ये सिर्फ मैं अपने लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूं और अपना व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना इस वीडियो के जरिए। अब ये तो बात हुई कि मेरा क्या मैं सोच रहा हूं गोल्ड और सिल्वर के लिए, कि गोल्ड अपने गेन सस्टेन कर जाएगा, सिल्वर सस्टेन नहीं कर पाएगा जब भी रैली रिवर्स होगी। और गोल्ड की रैली अभी भी 2-3 साल सस्टेन कर सकती है अगर करेंसी डिबेसमेंट सच में हमारे सामने अनफोल्ड होता दिख रहा है। अब ऐसे में क्या है कि मैं ये देख रहा हूं कि यार एक तरफ तो मेरी इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रही है, गोल्ड रैली दिखा रहा है, तो मेरे एसेट एलोकेशन में सिल्वर का ज्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन गोल्ड का एक्सपोजर मेरा है, क्योंकि एसेट एलोकेशन पे मैंने भी शुरू से ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में ध्यान दिया। तो गोल्ड में मेरा एक्सपोजर है। अब मेरा गोल्ड का एक्सपोजर जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है और इक्विटी जिस हिसाब से करेक्ट कर रहा है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से और ज्यादा सीवियर करेक्शन, और सीवियर करेक्शन से ज्यादा तो सीवियर वॉलेटिलिटी की एकदम से गिरना शुरू करेगा, एकदम से बढ़ना शुरू करेगा, वॉलेटिलिटी होने की इक्विटी में ज्यादा चांसेस है। तो मैं वेट कर रहा हूं कि गोल्ड को बढ़ रहा है तो अच्छा है, गोल्ड बढ़ने देता हूं। लेकिन अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि ये अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, और मैं तो एस नरेन साहब को बहुत मानता हूं कि हमेशा जब इन्वेस्ट करो तो अंडर परफॉर्मिंग एसेट में करो, तो मैं अपना गोल्ड का एक्सपोजर बेच के इस पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता हूं। नहीं, ये स्ट्रेटेजी मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि यहां से गोल्ड कितना बढ़ जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। तो इसलिए गोल्ड को तो मैं बेचूंगा नहीं, पहला पॉइंट। क्या मैं इस पॉइंट पे नया गोल्ड खरीदूंगा अपने लिए? नो। तो पहले 2 नो है, ना ही मैं अभी का अपना एक्सपोजर जो गोल्ड में है उसको बेच के इक्विटी में शिफ्ट करूंगा, और ना ही सेकंड पॉइंट मैं फ्रेश खरीदारी भी नहीं करने वाला हूं इसमें। तो अब बेनिफिट कैसे हो सकता है? तो बेनिफिट ऐसे हो सकता है कि अगर आगे चल के 2026 में मार्केट, अभी तो बोल सकते हैं कि बहुत पहले ओवर वैल्यूड था, अब थोड़ा फेयर के करीब आ रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन, और यहां से हो सकता है चीप वैल्यूएशन भी आते दिखे। तो मैं वेट कर रहा हूं कि जब चीप वैल्यूएशन भी आते दिखेंगे उस टाइम पे अगर गोल्ड ने अपनी रैली को मेंटेन किया और वहां से और ऊपर की रैली दिखाता हुआ आया, तो फिर मैं अपने गोल्ड के एक्सपोजर को लेवरेज करूंगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा रिस्की है इसलिए बोल रहा हूं, कोई कॉपी पेस्ट मत करना। मुझे अपना एसेट एलोकेशन पता है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूं, अपना रिस्क एपेटाइट पता है। तो मैं गोल्ड की अपनी पोजीशन को लेवरेज करूंगा और वहां से जो पैसा आएगा, चाहे प्लेज करके या कोई और मीन के थ्रू, और उसको फिर मैं इक्विटी में अपने जो मेरे को चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहे होंगे, जहां पर मुझे ग्रोथ दिख रही है, वहां पर अपना एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। इस तरह से ना ही अगर फिर भी गोल्ड रैली करता रहेगा, तो क्योंकि मैंने उसको प्लेज किया हुआ है तो मेरा एक्सपोजर कम नहीं हो रहा, मैं बेच नहीं रहा हूं, तो गोल्ड की रैली में मैं उसको एंजॉय करूंगा रैली को। और जो यहां से प्लेज करके पैसा इक्विटी में मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इक्विटी में भी
मेरा एवरेज डाउन हो जाएंगे, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो मेरे पास थे और अच्छी खासी करेक्शन आ गई होगी उनमें। तो अभी के पॉइंट पे कुछ नहीं कर रहा हूं, देख रहा हूं रैली गोल्ड की कितनी जाती है, कितनी सस्टेनेबल है, थोड़ा थोड़ा करके जितने दुनिया भर की थ्योरी चल रही है उन पे मेरी निगाह है क्या चल रहा है, लेकिन कुछ भी कॉल नहीं कर रहा हूं अभी। बाद में जब मुझे लगेगा कि अब इक्विटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुकी है और काफी स्टॉक्स चीप हो गए हैं, तब अपना गोल्ड के एक्सपोजर को प्लेज करके उस पैसे को मैं इक्विटी में शिफ्ट करूंगा, अंडर परफॉर्मिंग एसेट में शिफ्ट करूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर सच में गोल्ड ने 3 साल 4 साल बढ़ते ही जाना है, तो यहां से अगर मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे कर दूं अपने प्लेज पे, बेचू ना गोल्ड को और इक्विटी में मेरा एक्सपोजर बढ़ जाए और वहां से अंडर परफॉर्मिंग एसेट आने वाले टाइम में अर्निंग अगर सपोर्ट करती रहे, तो वो स्टॉक्स अगर परफॉर्म कर देंगे, तो ये ट्रेड ऑफ मैं करने को तैयार हूं, ये रिस्क मैं लेने को तैयार हूं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मुझे क्या करना है, फ्रेश खरीदना नहीं है, एग्जिस्टिंग को बेचना नहीं है गोल्ड पोजीशन को, और ये ट्रेड ऑफ करना है अगर सुटेबल अपॉर्चुनिटी 2026 में या 2027 के शुरू में मिलती है, तो ये ट्रेड ऑफ मैं करने को तैयार हूं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बताना कि आपका क्या व्यू है कि गोल्ड बढ़ता रहेगा या गिरेगा, आप क्या समझ रहे हैं गोल्ड को लेके। और हो सकता है कुछ जनरल क्वेरीज का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आप मुझे करेंगे, तो मैं उनका आंसर भी करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। फिर से लास्ट में एक बार फुल डिस्क्लेमर, ये एक रिस्की स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन गोल्ड सिल्वर पे मेरा नहीं है, सिर्फ मैं अपनी स्ट्रेटेजी एक ओपन माइंड आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं। लेवरेज इज ऑलवेज ए रिस्की टू वे स्वॉर्ड, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट इसी स्ट्रेटेजी को ना करें। थैंक यू सो मच।